अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ योर बॉय तैमूरुल इस्लाम एंड वेलकम बैक। तो आज की जो वीडियो है हम इसमें लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे, क्योंकि हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है वो डायनामिक्स का है। तो डायनामिक्स में हम जो है वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि मोशन के कॉजेज़ को डिस्कस किया जाता है। तो मोशन के कॉज के बारे में मैंने आपको बताया था कि मोशन का कॉज जो है वो फोर्स है। वो मैंने फोर्स की डेफिनेशन, इनर्शिया की डेफिनेशन, मोमेंटम की डेफिनेशन मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी। आज हम जो है वो लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे। तो लॉज ऑफ मोशन जो है वो न्यूटन साहब ने दिए थे। ठीक है, ये तीनों के तीनों लॉज, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ये तीनों के तीनों लॉज जो है वो न्यूटन साहब ने दिए थे। न्यूटन साहब ने एक और लॉ भी दिया था, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। वो आगे लेक्चर, आगे जो हमारे पास चैप्टर्स हैं ग्रेविटेशन का, उसमें हम जाके पढ़ेंगे। लेकिन जो बेसिक लॉज ऑफ मोशन है वो हमारे पास क्या है जी, 3 लॉज ऑफ मोशन। और ये तीनों के तीनों लॉज न्यूटन साहब ने दिए हैं। और आपको बताता चलूँ कि इन लॉज ऑफ मोशन के बगैर फिज़िक्स इज़ नथिंग। फिज़िक्स इज़ नथिंग विदाउट दीज लॉज ऑफ मोशन। तो हम डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है हमारे पास, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। A body at rest will remain at rest, and a body in motion will continue its motion along a straight line with a uniform speed if the external force is not applied on it। ठीक है, कि अगर एक बॉडी है हमारे पास, वो अगर रेस्ट में है तो वो हमेशा रेस्ट में ही रहेगी। अदरवाइज अगर उसके ऊपर जो है वो कोई फोर्स अप्लाई ना हो, ज़ाहिर है अगर उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई होगी तो उसकी रेस्ट जो है वो मोशन में कन्वर्ट हो जाएगी। बट इफ़ ए बॉडी इज़ इन रेस्ट तो वो रेस्ट में ही रहेगी। अदरवाइज अगर उसके ऊपर जो है वो कोई फोर्स अप्लाई ना की जाए, उसकी पोजीशन को चेंज ना किया जाए। एंड इफ़ ए बॉडी एंड ए बॉडी इज इन मोशन विल कंटिन्यू इट्स मोशन अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन विद ए यूनिफॉर्म स्पीड। अगर एक बॉडी जो है वो मोशन में है और वो अपनी मोशन को कंटिन्यू ही रखेगी, अदरवाइज अगर उसके ऊपर आप कोई फोर्स अप्लाई ना करें और इसकी मोशन को रेस्ट में कन्वर्ट ना करें, तो अगर आप उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे, अगर आप किसी बॉडी के ऊपर जो है वो कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करें, तो वो जिस पोजीशन में है वो उसी पोजीशन में रहेगी, चाहे वो रेस्ट में है चाहे वो क्या है, मोशन में। ठीक है, दिस इज़ द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन विच इज़ गिवन बाय द न्यूटन। अब यहाँ पर हमारे पास सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है वो फोर्स की डेफिनेशन के हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंस का हामिल है। तो इसमें हम जो है वो फोर्स का फॉर्मूला भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो व्हेन ए नेट फोर्स एक्ट्स ऑन ए बॉडी इट एक्सेलरेट्स द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स। जब एक बॉडी के ऊपर कोई भी फोर्स अप्लाई की जाती है तो उस बॉडी के अंदर जो एक्सेलरेशन होता है वो उस फोर्स की डायरेक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब ये कि अगर हमारे पास कोई बॉल है, अगर हमारे पास कोई बॉल है तो उस बॉल के ऊपर मैं क्या लगा रहा हूँ जी, फोर्स लगा रहा हूँ। तो उस बॉल के ऊपर जो एक्सेलरेशन पैदा होगा वो भी फोर्स की डायरेक्शन में ही होगा। ठीक है, जिस तरफ मैं फोर्स लगा रहा हूँ उसी तरफ एक्सेलरेशन भी क्या हो रहा है, क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो लिहाजा जिस डायरेक्शन में फोर्स होगी उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्रिएट होगा। सो द एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी। कि एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नेट फोर्स की। ठीक है, कि हमारे पास जो हमने फोर्स लगाई है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्सेलरेशन। अगर फोर्स बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, बढ़ेगा। अगर फोर्स कम हो रही है तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, कम होगा। और दोनों की डायरेक्शन भी क्या है, सेम है। और जबकि यहाँ पर हमारे पास बात की गई है जी मास की, मास ऑफ द बॉडी, द एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी। ठीक है, कि एक्सेलरेशन जो है वो मास के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जब किसी बॉडी का जो मास है वो ज़्यादा होगा तो एक्सेलरेशन उसके अंदर कम क्रिएट होगा। अगर किसी बॉडी का मास जो है वो कम है तो उसके अंदर एक्सेलरेशन क्या होगा, ज़्यादा क्रिएट होगा। फर्ज करें मेरे पास एक दो बॉल्स हैं, एक बड़ी है और एक का मास क्या है, छोटा है। ठीक है, इसको हम कैपिटल एम से शो करते हैं बड़े मास को, और इसको हम स्मॉल एम से शो करते हैं छोटे मास को। अगर मैं इसके ऊपर क्या लगाता हूँ जी, फोर्स लगाता हूँ। ठीक है, मैं लगाता हूँ 20 न्यूटन की फोर्स, और इसके ऊपर भी जो है वो डाल रहा हूँ 20 न्यूटन की फोर्स। ठीक है, तो इसका मास बड़ा है तो इसमें जो एक्सेलरेशन क्रिएट होगा वो कम क्रिएट होगा, और इसका मास जो है वो क्या है, छोटा है, इसके अंदर एक्सेलरेशन क्रिएट होगा वो ज़्यादा क्रिएट होगा। तो एक्सेलरेशन जो है वो मास के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एंड एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। मास बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन कम हो जाएगा। सो हम दोनों को जो है वो एक ही जगह पे लिख रहे हैं। ठीक है, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स बाय डिवाइडेड बाय मास। तो जब भी प्रोपोर्शन को ख़त्म किया जाता है तो प्रोपोर्शन को ख़त्म करने का प्रोसेस ये है कि उसके अंदर जो है वो यहाँ पे क्या लगा दिया जाता है जी, इक्वल लगा दिया जाता है, और साथ में कांस्टेंट भी लगा दिया जाता है। ठीक है, तो ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है जिसको हम के कहते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो के है वो जब भी आप इस फॉर्मूला में के की वैल्यू मालूम करेंगे वो हमेशा क्या होगी, 1 होगी।
ठीक है। चाहे जितनी भी फोर्स ज़्यादा बढ़ा ले या फोर्स कम कर ले, मास को बढ़ा ले या कम कर ले, एक्सेलरेशन को बढ़ा ले या कम कर ले, जो आपके पास कांस्टेंट है ना, ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, इस फॉर्मूला के अंदर इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, 1। ओके, तो लिहाजा जब इसकी वैल्यू जब वे 1 हो जाएगी तो के की जगह हम 1 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा। अगर हम के की जगह में 1 पुट कर देता हूँ, ठीक है, सॉरी, अगर मैं के की जगह यहाँ पर 1 पुट कर देता हूँ, ठीक है, तो एफ बाई एम लिखता हूँ, तो एफ बाई एम जो है वो ए के साथ क्या हो रहा है, 1 के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमारे पास फिर वही वैल्यू आ जाएगी, एफ बाई एम ही आ जाएगा। 1 यहाँ से क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ज़ाहिर है 1 को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई कर लिया तो हमारे पास वही चीज़ वापस आ गई, ठीक है। तो ए इज़ इक्वल टू एफ बाई एम, तो यहाँ से जो है, यहाँ पर एम जो है वो डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ द फोर्स, ये हमारे पास फोर्स का क्या है, फॉर्मूला है। फोर्स दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है, एक तो मास के ऊपर डिपेंड करती है और एक एक्सेलरेशन के ऊपर डिपेंड करती है। अगर आपके पास मास है, अगर आपके पास एक्सेलरेशन है, तो आप फोर्स को फाइंड कर सकते हैं। और मैंने आपको फोर्स का जो यूनिट है वो मैंने आपको बताया है, वो क्या है जी, न्यूटन है। ये न्यूटन साहब के नाम के ऊपर रखा गया था फोर्स का यूनिट, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन है जी। टू एवरी एक्शन देयर इज़ ऑलवेज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन का रिएक्शन होता है जो उसके इक्वल होता है, मैग्नीट्यूड उसका इक्वल होता है, लेकिन उसका डायरेक्शन जो है वो क्या है जी, ऑपोजिट है। मतलब ये कि अगर मैं किसी दीवार के ऊपर जो है वो बॉल फेंक रहा हूँ, ठीक है, मैं किसी दीवार के ऊपर बॉल फेंक रहा हूँ, ठीक है, दीवार के ऊपर बॉल फेंकूंगा, जिस फोर्स के साथ मैं फेंक रहा हूँ, जिस मोमेंटम के साथ वो बॉल जा रही है, उसी मोमेंटम के साथ वो वापस आएगी, ठीक है। लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट होगी। उसकी फोर्स की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, उसके मोमेंटम की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। लेकिन मैथ्स की कोई डायरेक्शन नहीं होती, क्योंकि मैथ्स जो है वो क्या है जी, एक स्केलर क्वांटिटी है। तो जिस फोर्स के साथ, जिस मोमेंटम के साथ बॉडी जो है वो एक्शन हमने किया है, उसी ये दीवार के साथ जो है वो टकराएगी और उसी डायरेक्शन में, सॉरी, उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में जो है ये वापस आएगी, ठीक है। लेकिन उसके अंदर जो मोमेंटम होगा और उसका जो फोर्स होगी और इसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी जी, कांस्टेंट होगी, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी, ठीक है। सो दिस इज द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन का रिएक्शन होता है, ठीक है, और इक्वल होता है, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या होती है जी, ऑपोजिट होती है। ओके, दैट्स क्लियर। आज हमने न्यूटन के थर्ड लॉज, 3 लॉज ऑफ मोशन हमने पढ़ ली है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।